Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania, and I'll be your mentor for this particular subject, that is statistics. In this particular lecture, we are going to discuss a very important technique, that is a chi-square technique. तो काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बहुत ही डिफिकल्ट लगता है. तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत आराम से, बहुत समझ के देखिएगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, दैट टू विद अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ बिफोर आई गेट ऑन टू काई स्क्वायर टेस्ट, होता क्या है कि स्टूडेंट्स जल्दबाजी में सीधे काई स्क्वायर टेस्ट पे चले जाते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग सम ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स. तो सबसे पहले आपको क्या समझना जरूरी है, दैट व्हाट डू वी मीन बाय अ पैरामीट्रिक टेस्ट एंड अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट. तो पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है? पैरामीटर का एलिमेंट क्या है? पैरामीटर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन. ठीक है, जब आप पॉपुलेशन की किसी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रहे होते हैं, यू टॉक अबाउट अ पॉपुलेशन देयर ऑन. ठीक है, तो पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं? जो पॉपुलेशन के बारे में कुछ अजम्पशन बनाते हैं अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो जो भी आपके पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, आप उसके बारे में कुछ ना कुछ अजम्पशन बना रहे हैं. अजम्पशंस क्या हो सकती है? यू कैन से दैट द पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, अब इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, एक छोटा सा मैथमेटिकल फंक्शन है. इट इज अ काइंड ऑफ अ मैथमेटिकल फंक्शन विच टेल्स अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग ऑफ अ पर्टिकुलर आउटकम. ठीक है, लेट्स से एक प्रोबेबिलिटी बताता है कि जो आउटकम है वो कितनी बार होगा एंड व्हाट इज गोइंग टू बी इट्स प्रोबेबिलिटी. उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलने वाली है, ये हमें पता चलता है. और लेट्स से कि आपने एक सैंपल लिया और एक सैंपल को बार बार निकाल के देखा, एक पॉपुलेशन में से बार बार अलग अलग सैंपल्स निकाल के देखे और उसको बाद में एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दिया. ठीक है, तो जब आप उसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे तो वो एक तरीके का कर्व शो करेगा. इट्स गोइंग टू शो अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. जिस तरीके का कर्व होगा उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. जस्ट टू गिव यू अ लिटिल मोर क्लैरिटी, लेट्स से कि मैंने एक कर्व बनाया और ये जो कर्व है इट इज लुकिंग लाइक अ सिमेट्रिकल. इस तरीके का एक कर्व बन के आता है, बेल शेप कर्व, विच वी से कि भाई ये इक्वली डिवाइडेड है. मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है इज एग्जैक्टली कोइंसिडेंटल टू योर राइट हैंड साइड. मतलब ये बिल्कुल कोइंसाइड कर जा रहा है, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड. तो दिस विल बी द केस ऑफ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं. इसका क्या मतलब है कि जो दोनों पार्ट्स हैं 50% डिवाइडेड हैं. ठीक है, इस पॉइंट पे क्या होगा, अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जो आपका मीन होगा इज गोइंग टू बी इक्वल टू द मीडियन एंड फर्दर दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू द मोड. तो मतलब तीनों जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो एक ही जगह कोइंसाइड कर जाएंगे. ठीक है, सो जब हम पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो कोई भी कंडीशन हो, कोई भी एलिमेंट हो, वो कुछ अजम्पशन जरूर बनाएगी पॉपुलेशन के बारे में. और जब तक वो अजम्पशन जस्टिफाई नहीं होगी, जब तक वो अजम्पशंस कंप्लाई नहीं होने वाली, यू कैन नॉट यूज दोज काइंड ऑफ अ टेस्ट. फॉर एग्जांपल, अगर मैं जेड टेस्ट के बारे में बात करूं, आई एम श्योर हम इसके बारे में पहले डिस्कशन कर चुके हैं. टी टेस्ट के बारे में बात करूं, हमेशा ये कुछ ना कुछ अजम्पशन बनाती है कि भाई अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो आप कैसे यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल लार्ज सैंपल टेस्ट है तो आप मान के चलते हैं कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो आपको पता है कि जेड टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया, अनोवा हो गया, ये सब पैरामीट्रिक टेस्ट के एग्जाम्पल्स हैं, बिकॉज इनमें आपको कोई ना कोई अजम्पशन बनाना पड़ता है. बट इफ आई टॉक अबाउट नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट. यहाँ पे आपको कोई भी, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव एनी काइंड ऑफ अजम्पशन अबाउट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, नॉट नॉर्मल है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, लेफ्ट स्क्यूड है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, अब जस्ट क्योंकि मैंने दो टर्म्स का इस्तेमाल कर दिया, आई डू नॉट वांट यू ऑल टू गेट कंफ्यूज. राइट या पॉजिटिवली स्क्यूड टेस्ट क्या होता है? जो राइट की टाइप स्ट्रेच्ड होता है. इफ इट इज स्ट्रेच्ड टुवर्ड्स द राइट, इट इज नोन एज अ राइट टेल टेस्ट, या फिर इसको हम पॉजिटिवली स्क्यूड कहते हैं. ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे ये स्ट्रेच्ड है. और अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पे स्ट्रेच्ड होता है, लेट्स से जो कर्व है वो, जो उसकी टेल है बेसिकली, वो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे स्ट्रेच्ड है, तो हम इसको नेगेटिवली या फिर लेफ्ट टेल टेस्ट कहते हैं. ठीक है, अब अगर आपको थोड़ा सा और यहाँ पे मैं जानकारी दूँ, दो ये जो टॉपिक है ये स्क्यूनेस का है, थोड़ी सी अगर आपको जानकारी दूँ, तो राइट टेल टेस्ट में क्या होगा, मीन सबसे बड़ा होगा, देन मीडियम इज गोइंग टू कम, देन इट्स गोइंग टू बी मोड. नेगेटिवली में क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, मोड सबसे बड़ा होगा, देन मीडियन एंड देन मोड. ठीक है, सो ये कैरेक्टरिस्टिक है पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की. बट आइडल पार्ट क्या है कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के टाइम पे, रन करते टाइम पे, आपको कोई भी अजम्पशन नहीं बनाना कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. ठीक है, एंड काई स्क्वायर इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ, मेजरली इट्स गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ योर पैरामीट्रिक टेस्ट. एक सिचुएशन होती है जहां पे वो पैरामीट्रिक टेस्ट बन जाता है, अदरवाइज इट्स अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट. उसको हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम पैरामीट्रिक टेस्ट पढ़ेंगे, वहां पे हम उसको डिस्कस कर लेंगे. In this particular lecture, I'm going to confine my discussion towards chi-square test and majorly towards the non-parametric assumptions of chi-square test. ठीक है, आई होप बेसिक क्लियर हो गया.
Now moving to some of the important characteristics, because थोड़ी सी जानकारी भी पता होनी चाहिए. Let's say tomorrow you are writing an answer, you should know the basics of chi-square test. So it was developed by the statistician कार्ल पियर्सन, बहुत ही फेमस. अगर आपको याद हो, कार्ल पियर्सन ने ही कोरिलेशन का भी कंसेप्ट दिया था. ही वाज द वन हु गेव द कंसेप्ट ऑफ कोरिलेशन एज वेल. ठीक है, तो अ वेरी फेमस स्टैटिस्टिशियन. ठीक है, और क्योंकि काई स्क्वायर टेस्ट एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, तो ये जो डिनोटेड होता है, ये इससे डिनोटेड होता है. इसको हम सिग्मा स्क्वायर भी कह लेते हैं कई बार. काई स्क्वायर, दिस इज द साइन बेसिकली. ठीक है, सो इसको आप डिनोट करते हैं काई स्क्वायर. दिस इज द डिनोशन कह सकते हैं, नोटेशन कह सकते हैं, साइन कह सकते हैं ऑफ योर काई स्क्वायर टेस्ट. ठीक है, तो जब भी आप काई स्क्वायर निकालेंगे तो आप इस डिनोशन को, इस साइन का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस रिलेटेड टू कैटेगोरिकल डेटा. नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट. अगर आपको कैटेगोरिकल डेटा का मतलब नहीं पता है तो आप आगे कंसेप्ट नहीं समझ पाएंगे. इसीलिए मैं ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. कैटेगोरिकल डेटा क्या होता है? लेट्स से जेंडर which can be divided into categories and have a very specific value. For example, अगर मैं एक जेंडर को क्लासिफाई करने की कोशिश करूं, it will become male, it will become female, and we can also make a classification in terms of a third gender. ठीक है, सो नाउ व्हाट आई हैव डन, मैंने एक कैटेगरी बना ली और कैटेगरीज हैव स्पेसिफिक वैल्यूज. आई कैन नॉट प्रोवाइड अ रेंज ऑफ वैल्यूज. यहाँ पे मैं रेंज नहीं दे सकता, मुझे एक स्पेसिफिक वैल्यू देनी होगी. अनदर एग्जाम्पल, जब आपने क्रिकेट मैच देखा होगा कि जो क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं, जब वो जर्सी पहनते हैं अपनी, तो उनको एक चेस्ट नंबर दिया होता है. नाउ दोस चेस्ट नंबर्स आर वेरी स्पेसिफिक टू आइडेंटिफाई कि ठीक है, सौरभ गांगुली का चेस्ट नंबर ये है या फिर द्रविड़ का चेस्ट नंबर ये है, एंड सो ऑन. So basically we are categorizing them in terms of a very specific fixed number. So that is what categorical data is all about. तो जेंडर एक एग्जांपल हो गया. एक एग्जांपल और क्या हो सकता है? लेवल्स ऑफ एजुकेशन. लेवल्स ऑफ एजुकेशन को आपने डिनोट कर दिया ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, और अगर उसके बाद भी आपको करना है तो पोस्ट डॉक. ठीक है, सो दीज कुड बी सम ऑफ द लेवल्स, और ये कैटेगरीज बनी हुई है. दीज आर द 4 कैटेगरीज विच वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड. ठीक है, सो जब हम काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, सो वी आर मेजरली डीलिंग विद कैटेगोरिकल डेटा, और उनको हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करके टेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी हमने अपना हाइपोथेसिस क्रिएट किया है, जो भी हमने अपना अजम्पशन बनाया है, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. ठीक है, आई होप यू गॉट द क्लैरिटी. तो कैटेगोरिकल डेटा आपको याद रखना बहुत बहुत जरूरी है. ठीक है, नेक्स्ट एस्पेक्ट इज मेजर्स द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज ऑब्जर्व्ड एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड. अब ये आपको समझना बहुत जरूरी है. दो ये न्यूमेरिकल का पोर्शन है, बट थोड़ा सा मैं आपको आउटले दे देता हूं. ठीक है, तो जब भी आप काई स्क्वायर टेस्ट कर रहे हैं, आप हमेशा ध्यान रखिए किसी भी स्टैटिस्टिकल टूल के अंदर 2 कंपोनेंट्स आने वाले हैं. वन कंपोनेंट इज गोइंग टू बी द पॉपुलेशन. ठीक है, जिसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होंगी या आपने उसके बारे में कुछ अजम्पशन बनाया होगा, एंड द अदर वन इज गोइंग टू बी सैंपल. जब तक ये दोनों कंपोनेंट नहीं मिलते हैं, तब तक मेजॉरिटी ऑफ द स्टैटिस्टिकल टेस्ट कैन नॉट बी डन. ठीक है, दोनों कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपके पास हमेशा क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी. ठीक है, तो अब लेट्स से कि पॉपुलेशन के बारे में मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ अजम्पशन बनाई, और उसके बेसिस पे मैंने कुछ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल दी. ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल दी कि यार लास्ट 5 सालों में फीमेल्स का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है बोर्ड एग्जाम के अंदर, या लेट्स से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छा रहा है, तो इस साल भी ये चांसेस हैं कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड है कि फीमेल्स पास हो जाएंगी. दैट इज वॉट योर एक्सपेक्टेड वैल्यू इज ऑल अबाउट, विच इज डिनोटेड बाई EI. ठीक है, अब आपने एक एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल ली. अब आप फाइनली क्या करेंगे? अब आप, इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू कैन डू अ सेंसस इवैल्यूएशन जहां पूरे के पूरे पॉपुलेशन को इवैल्यूएट कर लें. तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू पिक अप अ स्मॉल सैंपल. स्मॉल सैंपल का मतलब है एक सैंपल उठा लिया. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टी टेस्ट हियर. एक सैंपल आपने वहां से पिक कर लिया, उस सैंपल को आपने ऑब्जर्व किया, और उसमें से आपने ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी निकाली. लेट्स से मैंने एक पूरे पॉपुलेशन में से 50 कैंडिडेट्स को उठा लिया, 50 एस्पिरेंट्स को उठा लिया, और उसमें से मैं देख रहा हूं कि यार इसमें से कितनी फीमेल्स पास हुई हैं. सो अर्लियर आई हैड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक. नाउ आई हैव द ऑब्जर्व वैल्यू बेस्ड ऑन द सैंपल. हमेशा ध्यान रखिए, ऑब्जर्व वैल्यू सैंपल से निकलती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो पॉपुलेशन से निकलती है. अब आपने ये दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली. नाउ द ऑब्जेक्टिव और द एप्लीकेशन ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट कम्स इनटू बीइंग. अब आप काई स्क्वायर टेस्ट का इस्तेमाल करके ये पता कर सकते हैं कि यार ये एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के अंदर डिफरेंस है या फिर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं. एंड दैट यू कैन डू ऑफ कोर्स बाय हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का आप इस्तेमाल करके अब इसको टेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है काई स्क्वायर टेस्ट की, दैट द डिस्ट्रीब्यूशंस आर पॉजिटिवली स्क्यूड.
नाउ यू ऑलरेडी नो कि पॉजिटिवली स्क्यूड जो होती है वो राइट टेल टेस्ट होता है, ठीक है, राइट साइड पे उसकी जो टेल होती है वो स्ट्रेच्ड होती है। सो काई स्क्वायर एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पे आपको पॉजिटिवली स्क्यूड टेस्ट मिलेगा, पॉजिटिवली स्क्यूड मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देयरफॉर क्योंकि एक साइड पे टिल्टेड है, दिस इज ऑल्सो नोन एज वन टेल्ड टेस्ट, ठीक है। टू टेल कब होती है? जब दोनों साइड मूव हो सकता है, ठीक है, बट अगर एक साइड मूव होता है तो हम इसको कहते हैं इट्स अ वन टेल्ड टेस्ट। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, कैटेगोरिकल डेटा एंड इट इज अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन और अ राइट टेल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आई होप इतनी क्लैरिटी आ गई। मूविंग अहेड नाउ, व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस इन ऑर्डर टू रन अ काई स्क्वायर टेस्ट। अब देखिए, पैरामीट्रिक टेस्ट की तरह हमने कुछ अजम्पशंस तो नहीं बनाए, बट कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी जरूरी हैं इन ऑर्डर टू गिव यू अ बेटर रिजल्ट, और व्हाट आई कैन से इज अनबायस्ड रिजल्ट। वरना क्या होगा, आपके जो रिजल्ट्स आएंगे दे आर गोइंग टू बी कमिंग आउट टू बी बायस्ड, ठीक है। तो क्योंकि हमें अनबायस्ड रिजल्ट चाहिए, इसलिए कंडीशंस को कंप्लाई करना जरूरी। पहला, ऑब्जर्वेशंस मस्ट बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि लेट्स से आपने दो सैंपल्स कलेक्ट किए 1 and 2, या फिर इसको A and B भी नाम दे सकते हैं। दी शुड नॉट बी इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 ने कुछ रिस्पॉन्स किया इसीलिए सेकंड भी वो रिस्पॉन्स कर रहा है। वो अपने स्कूल में देखा होगा ना कि जब किसी टीचर को निकलवाना होता था या कभी मास बंक कराना होता था तो पूरी क्लास एक साथ जुट जाती थी और कहती थी कि सर आज पढ़ने का मन नहीं है या मैम आज पढ़ने का मन नहीं है। दैट मीन्स वहां पे जो सैम्पलिंग है या जो रिस्पॉन्सेज हैं वो बायस्ड हो रहे हैं, ठीक है। हेयर वी हैव टू फोकस्ड अपॉन इंडिपेंडेंट सैंपल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल द इवेंट्स मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये तो होंगी बिकॉज कैटेगोरिकल वेरिएबल है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों चूज कर लें, जो भी आपके इवेंट्स होंगे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। तो लेट्स से अगर हमने जेंडर लिया, आइदर यू आर गोइंग टू बी मेल और यू आर गोइंग टू बी फीमेल, या फिर अगर थर्ड जेंडर भी है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक या फिर क्लासिफिकेशन हमने ऑलरेडी कर ली है। मतलब वो आपके सैंपल स्पेस के अंदर जो प्रोबेबिलिटी के आउटकम्स हैं उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड होने चाहिए, ठीक है। द थर्ड फॉर्म इज डेटा मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑलरेडी मैं इसके बारे में बात कर चुका हूं, फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए आपके पास। नेक्स्ट कंडीशन इज फ्रीक्वेंसी डेटा मस्ट हैव अ प्रिसाइज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड मस्ट बी ऑर्गेनाइज इनटू कैटेगरीज और ग्रुप्स। अभी जैसे हमने कहा कि भाई हमारे पास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए तो उसका एक प्रिसाइज न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉपर कैलकुलेशन। और एक और एलिमेंट क्या है कि अगर आप ग्रुप्स में टेस्टिंग कर रहे हैं, अभी हम काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट इंडिविजुअल्स, दो से ज्यादा ग्रुप्स को भी आप टेस्ट कर सकते हैं साथ में कि भाई वो सिमिलर है कि नहीं, उनमें होमोजेनिटी है कि नहीं। तो इफ देयर आर ग्रुप्स, अगर आपको लगता है कि जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई की जा सकती हैं, ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं, यू शुड बी डूइंग इट, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्डेड एंड कलेक्टेड ऑन अ रैंडम बेसिस। सिमिलर टू व्हाट इंडिपेंडेंट मीन्स कि अब जो ऑब्जर्वेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं या जो रिकॉर्ड कर रहे हैं थ्रू द सैंपल वो रैंडमली होने चाहिए। रैंडमली करने का मतलब ही यही होता है कि आप बायसनेस को अवॉइड कर रहे हैं, यू आर एलिमिनेटिंग द एलिमेंट ऑफ बायसनेस, ठीक है। नेक्स्ट इज शुड नॉट कंटेन वेरी फ्यू आइटम्स लेस देन 10। कई बार इसको लेस देन 5 भी कह दिया जाता है बिकॉज देखिए बहुत कम अगर ऑब्जर्वेशंस होंगे, खुद सोच के देखिए कि मुझे कुछ इंटरप्रिटेशन करना है, मुझे कुछ एनालिसिस करना है, मेरे पास जो आइटम्स है वो 5 हैं 7 हैं, ठीक है। सो इट विल बिकम वेरी टीडियस टू इनफैक्ट डू अ कैलकुलेशन, ठीक है, एंड मेक इंटरप्रिटेशन। कैलकुलेशन हो सकता है आसान बन जाए बट कुछ वैलिड इंटरप्रिटेशन निकल के नहीं आए, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओवरऑल नंबर मस्ट ऑल्सो बी रीजनेबली लार्ज। तो ये तो एक एक आइटम की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू के बारे में बात हो रही है कि थोड़ी सी लार्ज वैल्यूज होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 50 और उससे ज्यादा तो ऑब्जर्वेशंस होने ही चाहिए। तो ये जो सेकेंड लास्ट पॉइंट है ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, एक एक ग्रुप्स के बारे में है कि एक ग्रुप के अंदर कम से कम 5 से 10 आइटम्स होने चाहिए, और ये ओवरऑल वैल्यू है कि ओवरऑल वैल्यू जो है वो कम से कम 50 होनी चाहिए, ठीक है। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। तो ये कुछ कंडीशंस है काई स्क्वायर टेस्ट की। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और प्लीज इसको बहुत अच्छे से समझिएगा वरना गलत हो जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू फिगर आउट कि क्यों गलत हुआ था, बिकॉज द कंसेप्ट्स आर ओवरलैपिंग हियर। एप्लीकेशन ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। अब अगर हम नॉन पैरामीट्रिक, राइट नाउ आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट नॉन पैरामीट्रिक एलिमेंट, अगर मैं नॉन पैरामीट्रिक एलिमेंट के बारे में बात करूं तो काई स्क्वायर टेस्ट को हम मेजरली 3 पर्पस के लिए, 3 एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज गुडनेस ऑफ फिट। अब गुडनेस ऑफ फिट का क्या मतलब है कि आपने सबसे पहले क्या किया कि आपने पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू के बेसिस पे पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन कर लिया। यू हैव डिटरमाइंड अ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन योर एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। बाद में आपने क्या किया, मैंने आपको क्या बताया था कि आप सैंपल से एक डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करेंगे, ठीक है, विच इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ अ ऑब्जर्व डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आपने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल किया है और उसके बेसिस पे आपने डिस्ट्रीब्यूशन बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। नाउ गुडनेस ऑफ फिट का सिंपल सा क्या मतलब है कि आप बस ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपने सैंपल सिलेक्ट किया है
और जो उसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन बन के आया है जब आपने उसको ग्राफिकली प्लॉट किया है, इज इट फिटिंग योर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट। फॉर इंस्टेंस आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, आप ये अजम्पशन लेके चलते हैं पॉपुलेशन के ऊपर, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी है कि एवरी स्टूडेंट हु इज एंथुजियास्टिक, बहुत ज़्यादा जो एंथुजियास्टिक स्टूडेंट हैं उनका जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके का है दैट दीज कैन गो फॉर बिकमिंग अ स्पोर्ट्स प्लेयर। ये आपने एक अजम्पशन बनाई, एक हाइपोथेसिस बनाई और इसके बेसिस पे एक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। अब आपने फाइनली क्या किया, आपने एक सैंपल ड्रॉ किया। सैंपल ड्रॉ करने के बाद आपने उसके अंदर फ्रीक्वेंसीज को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे सॉरी, आपने एक डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर दिया। नाउ योर ऑब्जेक्टिव इज टू सी कि क्या जो हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे बनाया था, वेदर इट इज सिमिलर टू योर ऑब्जर्व डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम कहते हैं, और नॉट। बिकॉज अगर वो नहीं है देन सर्टनली इट्स ऑफ नो यूज, बिकॉज फिर आप कुछ भी उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे। इफ इट इज अ गुड फिट देन सर्टनली यू कैन गो एंड मेक अ डिसीजन। ठीक है, अगर आपका सैंपल भी यही कह देता है कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आया वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से मीट करता है, दैट मीन्स ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर एंथुजियास्टिक दे शुड बिकम स्पोर्ट्स प्लेयर, तो हम उसी के हिसाब से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, उसी के हिसाब से उनको ट्रेन करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो इन गुडनेस ऑफ इट यू आर मेकिंग अ मैच बिटवीन योर सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन एंड योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हो गया हमारा पहला पर्पस। द सेकेंड पर्पज इज टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है कि आपने कोई भी कैटेगोरिकल वैल्यू ले ली, ठीक है, कोई भी कैटेगोरिकल वेरिएबल ले लिया, मेजरली दो ली जाती हैं बट आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल यूजिंग वन। लेट्स से आपने एक वैल्यू ले ली कि भाई ऑल दोस पीपल हु आर यूजिंग मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग, ये कैटेगोरिकल वेरिएबल हो गया। दूसरा कैटेगोरिकल वेरिएबल क्या है, आर दे बीइंग पेनलाइज्ड इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक वायलेशन, ये एक दूसरा एट्रीब्यूट हो गया। और पहला एट्रीब्यूट क्या था हमारा, पहला एट्रीब्यूट था मोबाइल फोन यूजिंग वाइल ड्राइविंग। तो हम क्या कर रहे हैं, ये हमने दो कैटेगोरिकल वैल्यू उठा लिए, एक ये वेरिएबल है और एक ये वेरिएबल है। नाउ इन टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we are going to test these two variables, these two categorical variable in fact, and then we are going to say that whether they are independent of each other or they are dependent, or in sense are they correlated with each other। ठीक है, तो बेसिकली हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इनके बीच में एक एसोसिएशन है, आर दे एसोसिएटेड और नॉट। अगर एसोसिएशन निकल के आता है देन सर्टेनली यू आर गोइंग टू टेक रिमीडियल मेजर्स अकॉर्डिंगली और अदरवाइज। ठीक है, तो दैट इज व्हाट यू आर डूइंग इन टर्म्स ऑफ टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन देखने का काम कर रहे हैं, बट इट इज अ कैटेगोरिकल वेरिएबल, इट कैन नॉट बी अ नॉन कैटेगोरिकल वेरिएबल। ठीक है, अब आपको पता है कैटेगोरिकल वेरिएबल क्या है तो मैं उसको रिपीट नहीं। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट पर्पज और एप्लीकेशन इज टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का क्या मतलब है कि क्या ये होमोजेनस है कि नहीं, क्या ये सिमिलर हैं कि नहीं। ठीक है, अब यहां पे क्या किया जाएगा, नाउ सी आइडली थ्री ऑफ देम माइट लुक सिमिलर बट तीनों बहुत अलग अलग हैं एक दूसरे। ठीक है, होमोजेनिटी में आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, यू आर पिकिंग अप टू और मोर पॉपुलेशंस और सब ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन। आपने 2 से 3 पॉपुलेशन के सब ग्रुप्स उठा लिए। मैं एग्जांपल के लिए क्या उठा लेता हूं कि मैं स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में बांट देता हूं, एक है हमारे साइंस वाले स्टूडेंट्स, एक है हमारे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स एंड द थर्ड वन इज द आर्ट स्टूडेंट। 3 ग्रुप्स उठा लिए मैंने, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इट कि अगर मैंने एक कैटेगोरिकल वेरिएबल उठा दिया, लेट्स से मैंने जेंडर उठा लिया, आई एम पिकिंग द एग्जांपल ऑफ जेंडर सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। लेट्स से मैंने जेंडर उठा लिया और अब मैं क्या कह रहा हूं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज डज these 3 population subgroups, that is science, commerce and arts, are they following the same distribution or not, क्या इन तीनों ग्रुप्स का, क्या इन तीनों सब ग्रुप्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है कि नहीं है। ठीक है, तो आइडियली अगर मैं इस पे एक हाइपोथेसिस बनाना चाहूँ या आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँ तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जेंडर बेस्ड, जो जेंडर बेस्ड रिप्रेजेंटेशन डिस्ट्रीब्यूशन साइंस में क्रिएट होकर आ रही है, लेट्स से राइट टेल टेस्ट क्रिएट होकर आ रही है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, व्हाट एवर बी द डिस्ट्रीब्यूशन, बट एक एग्जांपल के लिए ले लिया, तो क्या जो डिस्ट्रीब्यूशन साइंस के ग्रुप में क्रिएट होकर आ रही है इन टर्म्स ऑफ जेंडर, इज इट सिमिलर टू द कॉमर्स वन, इज इट सिमिलर टू द आर्ट्स वन। तो मतलब क्या तीनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन बन के आ रहा है ऑन द पैरामीटर ऑफ, ऑन द वेरिएबल ऑफ जेंडर, इज इट होमोजेनस, इज इट सेम और नॉट। और आप ध्यान रखिएगा कि हम डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वी आर कंपेयरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ यू नो व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन, अब आपको तीनों टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन भी पता है और आपको ये भी पता चल गया दैट व्हाट इज अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ठीक है, तो ये 3 मेजर एप्लीकेशन है, ये 3 मेजर पर्पस हैं काई स्क्वायर टेस्ट के।
अलग अलग सिचुएशन में जहां आपको जैसी रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज दिस इज ऑल बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव और पर्पज ऑफ कंडक्टिंग द रिसर्च और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो जहां पे आपको जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप काई स्क्वायर टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला गिवन है, काई स्क्वायर इज डिनोटेड बाय सिग्मा, ठीक है, जो हमारा समेशन होता है, ठीक है, ब्रैकेट ओ आई, ये आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं जो आपको गिवन होगी कैटेगोरिकल वेरिएबल की, सब्ट्रैक्टेड बाय ई आई जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गई, का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो इस बेसिस पे आप यहाँ पे एक काई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब अगर आपको थोड़ा सा मैं रिकॉल कराऊँ, थोड़ा सा रिमाइंड कराऊँ कि हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में करते क्या थे, हमारे पास एक वैल्यू निकल के आती थी कैलकुलेटेड वैल्यू। यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी इसे हम कहेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू, क्योंकि इसको हमने कैलकुलेट किया हुआ है। अब काई स्क्वायर के टाइम पे आपने कुछ सिग्निफिकेंस लेवल बनाया होगा, ठीक है, जो आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग में सीखा था, इट कुड बी 5%, इट कुड बी 10%, इट कुड बी 1%। तो अब आप क्या करेंगे, जिस तरीके से टी टेस्ट का एक टेबल होता है, जेड टेस्ट का टेबल होता है, आपके पास काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का भी टेबल होता है। तो अब आप क्या करेंगे कि आप काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल से एक टैबुलेटेड वैल्यू निकालेंगे। प्लीज लिसन टू द वर्ड केयरफुली, टैबुलेटेड वैल्यू, क्योंकि टेबल से निकल के आ रही है। तो एक आपके पास टैबुलेटेड वैल्यू हो गई, एक आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू हो गई। टैबुलेटेड वैल्यू को आप कैलकुलेटेड वैल्यू से कंपेयर कर लेंगे। if the calculated value is greater than the tabulated value, I'm repeating once again, if the calculated value is greater than the tabulated value, that means your result is lying in the rejection region and you reject the null hypothesis. तो लेट्स से कि यहाँ हमने लास्ट टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी में एक अजम्पशन स्टक बना लिया था या एक हाइपोथेसिस बना लिया था दैट बेस्ड ऑन द जेंडर द सब ग्रुप्स आर, लेट्स से दे आर सिमिलर और लेट्स से दे आर नॉट सिमिलर, ठीक है। हमने एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर ली थी, नॉट सिमिलर की कर लेते हैं, दैट दे डू नॉट हैव अ सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। हमने ये एक हाइपोथेसिस बना ली थी और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बना ली थी दैट दे हैव अ सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब लेट्स से कि कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो टैबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा आई, देयरफॉर वी आर गोइंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देंगे, देयरफॉर वी विल से दैट द सब ग्रुप्स आर सिमिलर इन टर्म्स ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जो भी आप हाइपोथेसिस बनाएंगे उसके बेसिस पे आप टेस्टिंग कर सकते हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन कैलकुलेटेड वैल्यू एंड योर टैबुलेटेड वैल्यू, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे देन प्रॉब्ली यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट इन अ मच बेटर मैनर, बट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। न्यूमेरिकल के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर हो, ठीक है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड बाय बाय।